स्नेही विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम डॉक्टर नगेंद्र का निबंध साहित्य में आत्माभिव्यक्ति पर चर्चा करेंगे। साहित्य में आत्माभिव्यक्ति को समझने से पहले हम डॉक्टर नगेंद्र की जीवन शैली को समझते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में जिन आलोचकों ने सर्वाधिक विकसित और पुष्ट किया, उसमें डॉक्टर नगेंद्र का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी रस सिद्धांत नामक पुस्तक में भारतीय रस सिद्धांत की गहरी व्याख्या करके जिस तर्क और विश्लेषण के साथ उसके अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों और नारों को समाहित प्रमाणित किया है, वह उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि है। उससे किसी का मतभेद हो सकता है, पर उनकी स्थापनाएं महत्वपूर्ण हैं। नगेंद्र जी मूलतः आलोचक हैं। उन्होंने साहित्य संबंधी विभिन्न समस्याओं और धारणाओं के विषय में काफ़ी लिखा है। उनके आलोचनात्मक निबंधों में अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्यबिंब आदि। उनके समस्त निबंधों का एक विशाल संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 101 निबंध हैं। इन निबंधों में कुछ अनुसंधानपरक हैं और कुछ में साहित्य सिद्धांतों और प्रवृत्तियों का विवेचन किया है, तथा कुछ यात्रा संस्मरण से संबंधित है, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि नगेंद्र जी निरे आलोचक न होकर सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न सहृदय साहित्यकार भी हैं। इसीलिए जहाँ हमें उनके आलोचनात्मक निबंधों में तर्कशीलता, विवेचन विश्लेषण की गंभीरता और बौद्धिकता देखने को मिलती है, वहाँ उनके संस्करणों, रेखाचित्रों और यात्रा वृत्तांतों में भावुकता, कल्पनाशीलता और सरसता भी प्रभुत मात्रा में मिल जाती है। नगेंद्र जी के निबंधों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में रखा जा सकता है, विचारात्मक और भावात्मक। उनके आलोचनात्मक निबंध प्रथम वर्ग के अंतर्गत तथा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और रेखाचित्र दूसरे वर्ग के निबंध हैं। विचारात्मक निबंधों में नगेंद्र जी ने प्रसंगानुकूल व्यास और समास दोनों शैलियों का सफल प्रयोग किया है। वे एक कुशल अध्यापक की शैली में अपनी बातों को जिस दक्षता के साथ प्रस्तुत करते हैं, वह पाठक को पूर्णतया अभिभूत कर लेती है। दूसरे प्रकार के निबंधों में उनकी सरस भावात्मक शैली के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। उनके चेतना के बिंब नामक पुस्तक में साहित्यकारों और महापुरुषों पर जो संस्मरणात्मक निबंध संकलित हैं, उनमें उनकी काव्यात्मक सहृदयता को भी भली भांति रेखांकित किया जा सकता है। नगेंद्र जी एक शैलीकार निबंध लेखक हैं। उन्होंने अपने निबंधों में प्रचलित अनेक निबंध शैलियों का सफल प्रयोग किया है। उनके हिंदी उपन्यास नामक निबंध में स्वप्न कथा शैली, शिकायत है डॉक्टर नगेंद्र को नगेंद्र से, में आत्म विश्लेषणात्मक शैली के सरस रूप देखे जा सकते हैं। इन निबंधों में उनका व्यंग्यकार रूप भी कभी कभार मुखर हो उठा है, किंतु वह बड़ा संयत और मीठी चुटकी लेने वाला है। नगेंद्र जी विषयानुवर्तनी भाषा के धनी हैं। उनके विचारात्मक निबंधों में तर्क प्रधान, संस्कृतनिष्ठ गंभीर भाषा का रूप देखने को मिलता है। वह ज्ञान गर्भित और संयत है। चूँकि वे शास्त्रज्ञ और पांडित्य संपन्न समालोचक हैं, इसलिए उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा भी उतनी ही गूढ़ पर प्रभावमयी है।
उनके भावात्मक निबंधों में सरस चित्र प्रधान भाषा के दर्शन होते हैं। आइए हम देखते हैं साहित्य में आत्माभिव्यक्ति का क्या तात्पर्य है। डॉक्टर नगेंद्र का यह निबंध विचारात्मक है, जिसमें उन्होंने साहित्य के मूल धर्म पर विचार करते हुए ये मत व्यक्त किया है कि आत्माभिव्यक्ति ही वह तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और कोई कृति साहित्य बन पाती है। अपने अनुभव को शब्द और अर्थ के द्वारा व्यक्त करना आत्माभिव्यक्ति है। इसलिए काव्य में निश्चल आत्माभिव्यक्ति करना साहित्यकार का दायित्व है। निश्चल आत्माभिव्यक्ति से रचनाकार को आत्मपरितोष मिलता है, क्योंकि इससे अपने को पूर्णता के साथ व्यक्त कर लेने का सुख प्राप्त होता है। यही उसका सृजन सुख है, यानी रचना करने का सुख है। प्रश्न यह उठता है कि आत्माभिव्यक्ति का सामाजिक महत्व क्या है। आत्माभिव्यक्ति से लेखक को तो सृजन सुख मिलता है, लेकिन उसके अहम का उन्नयन होकर उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, किंतु उससे समाज अथवा दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है, अर्थात उसकी आत्माभिव्यक्ति का सामाजिक महत्व क्या है। इसका उत्तर देते हुए नगेंद्र जी लिखते हैं कि लेखक निश्चल आत्माभिव्यक्ति के द्वारा सामाजिक में जो सहानुभूति उत्पन्न करता है वह उन्हें उसी प्रकार का परिष्कृत आनंद प्रदान करती है जैसे उसे उसकी आत्माभिव्यक्ति। वह ये मानते हैं कि एक समाज सुधारक या सामाजिक के रूप में साहित्यकार का दायित्व भिन्न है, अर्थात सामाजिक के रूप में उसकी सामाजिक भावना, कर्तव्यपरायणता, नैतिक उदात्तता आदि को ध्यान में रखकर उसके कृतित्व का मूल्यांकन किया जाएगा, परंतु विशुद्ध साहित्यकार के रूप में उसका धर्म निश्चल आत्माभिव्यक्ति ही करना है, क्योंकि नैतिक एवं सामाजिक मूल्य से स्वतंत्र उसकी रचना का एक स्वतंत्र महत्व है, जिसको तुच्छ समझना शलत बुद्धि का परिचय देना है। किंतु ऐसा कहकर वे इसके सामाजिक दायित्व को नकारते नहीं, वरन जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि निश्चल आत्माभिव्यक्ति के आधार पर ही वह साहित्यिक कृति दे सकता है। हाँ, उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार का उत्कृष्ट एवं उदात्त व्यक्तित्व अपेक्षित है। उन्हीं के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि महान साहित्य की सृजना उसी लेखक के लिए संभव है जिसका आत्म महान हो। महान व्यक्तित्व के अभाव में कोई कृति महान नहीं हो सकती। किंतु इसी के साथ ये भी सही है कि निश्चल आत्माभिव्यक्ति के अभाव में केवल महान व्यक्तित्व उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता। इसलिए साहित्य में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है। उनकी दृष्टि में समसामयिक समस्याओं को केंद्र में रखकर जो साहित्य रचा जाता है वह क्षणिक होता है। समय के बीत जाने पर उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। प्रस्तुत निबंध में नगेंद्र जी की परिमार्जित गंभीर भाषा तथा तर्कपूर्ण विवेचन शैली को देखा जा सकता है। उनके विवेचन में विषय संबद्धता एवं क्रमबद्धता का गुण सर्वत्र विद्यमान रहता है। जैसे कोई योगी अध्यापक किसी गूढ़ विषय को अपने शिष्य को समझाए, लगभग उसी शैली में नगेंद्र जी ने इस निबंध को लिखा है। उनके चिंतन और प्रतिपादन में पर्याप्त स्पष्टता है। स्वयं प्रश्न उठाना और फिर उसका उत्तर देना, यह उनकी दक्षता और पांडित्य का परिचायक है। वे किसी प्रश्न से कतराते नहीं, बल्कि संभावित शंकाओं को स्वयं प्रस्तुत कर उनका समाधान करते हैं। इसलिए उसमें हवाई चिंतन के स्थान पर गंभीरता और आत्मविश्वास जन दृढ़ता बराबर बनी रहती है। प्रश्न मेरे मन में अनिवार्यतः बार बार उठता है कि साहित्य का मूल धर्म क्या है। अनेक पंडित मित्रों की
विरोध उक्तियों के बावजूद भी इनका उत्तर मेरे पास एक ही है, आत्मा विभक्ति। आत्मा विभक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। विचार करने के बाद संसार में केवल दो तत्वों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं में हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार एक अद्वैतवाद की ओर से, दूसरा भौतिकवाद यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ओर से। अद्वैतवाद प्रकृति अथवा अनात्म को ब्रह्म कहता है और भौतिकवाद आत्मा को प्रकृति की ही उद्भूति मानता हुआ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। परंतु वास्तव में ये दोनों ही दर्शन की चरम स्थितियां हैं और व्यावहारिक तल पर दोनों ही उपयुक्त द्वैत को स्वीकार कर लेते हैं। अद्वैतवाद साधना और व्यवहार के लिए जीवन और जगत की महत्ता को अनिवार्यतः स्वीकार कर लेता है और उधर भौतिकवाद भी आत्मा को चाहे कितना ही भौतिक और अपृथक क्यों न माने, व्यावहारिक जीवन में व्यक्ति और वातावरण के पार्थक्य को तो मानता ही है। साहित्य का संबंध दार्शनिक अतिवादों से न होकर जीवन से है, अतएव उसके लिए ये द्वैत स्वीकृति है, चाहे आप उसे जीव और प्रकृति कह लीजिए या व्यक्ति और वातावरण। परंतु ये केवल भिन्न भिन्न नाम है। मैं और मेरे अतिरिक्त और जो कुछ है उसको व्यक्त करना इनकी सार्थकता है। आत्म और अनात्म चूँकि इनमें सबसे कम परिभाषिक हैं, इसलिए हमने इन्हें भी ग्रहण किया है। दर्शन में थोड़े बहुत पारिभाषिक अंतर से इन्हें ही जीवन और जगत, आध्यात्मिक मनोविज्ञान में अहम और इथम, विज्ञान में व्यक्ति और वातावरण कहा गया है। एक तीसरा तत्व ईश्वर है और मेरा संस्कारी मन उसके अस्तित्व का निषेध करने को प्रस्तुत नहीं है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र अपनी प्रभु के प्रति आसक्ति व्यक्त कर रहे हैं, परंतु वे उनको आत्म से पृथक वस्तु रूप में नहीं ग्रहण कर पाते। आत्म सतत प्रयत्नशील है, वो अनात्म के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करने का सतत प्रयत्न करती रहती है। इसी को हम जीवन कहते हैं। अनात्म अनेक रूपों वाला है, उसी के विभिन्न रूपों के अनुसार ये प्रयत्न भी अनेक रूप धारण करता रहता है। दूसरे शब्दों में आत्मा अभिव्यक्ति के भी अनेक रूप होते हैं। इनमें आत्मा की जो अभिव्यक्ति शब्द और अर्थ के द्वारा होती है उसी का नाम साहित्य है। जब हम अपनी इच्छा को कर्म में प्रतिफलित कर पाते हैं तो हमें कर्म के द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति का आनंद मिलता है। मैं जो चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये कर्म के द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति है। इसमें विशेष भौतिक व्यवहारों के द्वारा मैं आत्मा का प्रतिसंवेदन या आस्वादन कर रहा हूँ। इसी प्रकार जब हम अपने अनुभव को शब्द और अर्थ के द्वारा अभिव्यक्त कर पाते हैं तो हमें एक दूसरे माध्यम के द्वारा आत्माभिव्यक्ति का आनंद मिलता है। यह माध्यम पहले की अपेक्षा स्पष्टतः ही अधिक सूक्ष्म और सीधा है। सीधा इसलिए कि हमारा अनुभव बिना शब्द अर्थ की पकड़ में आए कोई रूप ही नहीं रखता। जब तक वो शब्द और अर्थ की पकड़ में नहीं आता उसका अस्तित्व संवेदन से पृथक कुछ भी नहीं है। उसका वैशिष्ट्य तभी व्यक्त होता है जब वो शब्द और अर्थ से बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुभव को शब्द अर्थ रूपी माध्यम की अनिवार्य अपेक्षा रहती है। इच्छा और कर्म का संबंध अनिवार्य नहीं है, परंतु अनुभव और शब्द अर्थ का संबंध सर्वथा अनिवार्य है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आत्माभिव्यक्ति का मूल क्या है। लेखक के अपने लिए उसकी क्या सार्थकता है, दूसरों के लिए उसका क्या उपयोग है। और जहाँ तक लेखक का संबंध है, आत्माभिव्यक्ति की सार्थकता उसके आत्म
परितोष में है। काव्य शास्त्रों ने जिसे सृजन सुख कहा है, अपने को पूर्णता के साथ अभिव्यक्त करना, चाहे वह कर्म द्वारा, वाणी द्वारा या किसी अन्य उपकरणों द्वारा हो, व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता है। वाणी में कर्म की अपेक्षा स्थूलता और व्यावहारिकता कम, सूक्ष्मता और आंतरिकता अधिक होती है। अतएव वाणी के द्वारा जो आत्मा व्यक्ति होगी, उसके आनंद में सूक्ष्मता और आंतरिकता स्वभावतः ही अधिक होगी। दूसरे शब्द में यह आनंद अधिक परिष्कृत होगा। अतः निष्कर्ष यह निकला कि यह आत्मा व्यक्ति लेखक को एक सूक्ष्मता परिष्कृत आनंद प्रदान करती है। मुझ जैसे व्यक्ति को तो जो आनंद को जीवन की परम उपयोगिता मानता है, इसके आगे और कुछ पूछना नहीं रह जाता। परंतु उपयोगितावादी यहाँ भी प्रश्न कर सकता है कि आखिर इस परिष्कृत आनंद की ही ऐसी क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर यह है, इसके द्वारा लेखक के अहम का संस्कार होता है। उसकी वृत्तियों में कोमलता, शक्ति, सामंजस्य, सूक्ष्म ग्राहकता, अनुभूति क्षमता आदि गुणों का समावेश होता है। उसका व्यक्तित्व समृद्ध होता है। शब्द और अर्थ अत्यंत आंतरिक उपकरण हैं। उनके द्वारा जो सफल आत्माभिव्यक्ति होगी, उसमें निश्चलता अनिवार्यतः वर्तमान में रहेगी, क्योंकि उसके बिना उनके आत्माव्यक्ति सफल हो ही नहीं सकती। और उपयोगिता की दृष्टि से निश्चलता मानव मन की प्रमुख विभूतियों में से एक है। अब इस शंका का समाधान हमें कर लेना चाहिए कि इस आत्मा व्यक्ति के द्वारा कहीं अहंकार का पोषण तो नहीं हो रहा। इसके उत्तर में डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि अहंकार और अहम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अहंकार जो स्वभाव का एक दोष है, वह अहम समस्त वृत्तियों की समष्टि का नाम है, जिसे दूसरे शब्दों में आत्म भी कहते हैं। साहित्यगत आत्मा व्यक्ति जीवन की सभी सत्क्रियाओं की भांति अहम अर्थात आत्म का पोषण तो निश्चय ही करती है, परंतु अहंकार का पोषण उसके द्वारा संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए निश्चलता अनिवार्य है। निश्चल आत्मा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के क्षणों में ही संभव हो सकती है, और आत्म साक्षात्कार में दंभ के लिए स्थान कहाँ। अभिनव ने इसीलिए रस को उत्तम प्रकृति कहा है, और उसके लिए तमोगुण और रजोगुण के ऊपर सतोगुण का प्राधान्य आवश्यक माना है। उस दिन इसी विषय पर श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने बातचीत करके डॉक्टर नगेंद्र जी को कहा कि साहित्यकार का अहम स्वभावतः अत्यंत तीव्र होता है, यहाँ तक कि वो उसके मारे परेशान रहता है। साहित्य सृजन द्वारा वह इसी अहम से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है। अपनी सृष्टि में वो इस अहम के नीचे दबी हुई पीड़ा को व्यक्त करता हुआ अपने को घुला देने का प्रयत्न करता है। साहित्य अपने शुद्ध रूप में अहम का विसर्जन है। जैनेन्द्र जी के चिंतन पर गांधी की अथवा व्यापक रूप में लीजिए तो संतों की आत्मपीड़नमयी चिंतन धारा का प्रभाव है। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक शब्दावली अहम का विसर्जन का प्रयोग किया है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह विसर्जन वास्तव में अहम का संस्कार ही है। इसके द्वारा अहंकार का पूर्ण विसर्जन होकर अंत में अत्यंत सूक्ष्म रीति से अहम अर्थात आत्म का उन्नयन ही होता है। आत्मा के इस गोपन में आत्म का दर्शन प्राप्त होता है। प्रेम की चरम स्थिति में जहाँ वासना सर्वथा अभुक्त रहती है, संपूर्ण आत्मसमर्पण की संभावना है। इसमें संदेह नहीं। भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण आत्मनिवेदन वैष्णव साहित्य की अत्यंत परिचित घटना है, परंतु इस समर्पण अथवा निवेदन में अहम का विनाश नहीं है। प्रेमी अथवा भक्त अपने अहम को प्रेमपात्र अथवा इष्टदेव में प्रक्षिप्त कर उससे तदाकार होता हुआ अंत में फिर आत्मलीन कर लेता है। आत्म का यह संस्कार समष्टि के प्रेम में और भी प्रत्यक्ष हो जाता है। रागात्मिका वृत्ति को वृष्टि के संकुचित वृत्त से निकालकर
समष्टि की ओर प्रेरित करने से स्वभावतः ही उसका विस्तार हो जाता है। यहाँ अहम समाज के सम्मिलित अहम से तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति जितना देता है उससे अधिक प्राप्त कर लेता है। यह ठीक है कि अधिक पाने के लोभ से प्रयत्नपूर्वक वह आत्मदान नहीं करता, परंतु इससे हमारी धारणा में बाधा नहीं पड़ती। हमारा निवेदन केवल यही है कि इस प्रकार अंत में आत्म का लाभ ही होता है, हानि नहीं। अब प्रश्न का दूसरा अंश लेते हैं। लेखक की इस आत्माभिव्यक्ति का दूसरों अर्थात समाज के लिए क्या उपयोग है? पहला उपयोग तो यही कि सहानुभूति के द्वारा सामाजिकों को उससे परिष्कृत आनंद की प्राप्ति होती है। ये परिष्कृत आनंद उनकी संवेदनाओं को समृद्ध करता हुआ उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है, जीवन में रस उत्पन्न करता है, पराजय और क्लांति की अवस्था में शांति और माधुर्य का संचार करता है। इस प्रकार की निश्चल आत्माभिव्यक्तियों ने सामाजिक चेतना का कितना संस्कार किया है, इसका अनुमान लगाना आज कठिन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामूहिक हित उसके अपने व्यक्तिगत हितों से निश्चय अधिक महत्वपूर्ण है। समाज की संघ शक्ति व्यक्ति की अपनी शक्ति की अपेक्षा निश्चय ही अधिक प्रबल है। समाज के संगठन और हितों की रक्षा करने वाले नियमों का संकलन ही नीति है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपेक्षा करनी होगी। लेखक मनुष्य रूप में समाज का अविभाज्य अंग है। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उसमें प्रतिभा अधिक है, अतएव उन्हीं अनुपात से उसका दायित्व भी अधिक है। जिस समाज ने उसे जीवन के उपकरण दिए, बौद्धिक और भागवत परंपराएं दी, उसका ऋण शोध करना उसका धर्म है। इससे स्वार्थ साधना की संकुचित भूमि से उठकर उसके अहम भाव का उन्नयन और विस्तार होता है और इस प्रकार उसको अभ्युदय और निश्चेयस दोनों की सिद्धि होती है। परंतु ये सब तर्क नैतिक हैं, साहित्यिक नहीं। उपर्युक्त कर्तव्य निर्णय सामाजिक का है, लेखक का नहीं। और स्पष्ट शब्दों में सामाजिक के रूप में लेखक निसंदेह उपर्युक्त दायित्व से बंधा हुआ है और उसके निर्वाह में यदि त्रुटि करता है तो वह नैतिक दृष्टि से अपराधी है, परंतु लेखक के रूप में उसके ऊपर इस प्रकार का बंधन नहीं है। लेखक के रूप में उसका दायित्व केवल एक है, निश्चल आत्माभिव्यक्ति। समाज का तिरस्कार करने से उनके आत्म की क्षति होगी और उसी अनुपात से उसके साहित्य के वस्तु तत्व की भी हानि होगी। परंतु जब तक वह निश्चल आत्माभिव्यक्ति करता रहेगा उसकी कृति मूल्यहीन नहीं हो सकती, क्योंकि निश्चलता का सात्विक आनंद वो तभी अपने को और अपने समाज को दे सकेगा। इसी तथ्य का दूसरे प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक व्यक्ति है जो सामाजिक दायित्व के प्रति अत्यंत सचेत है। वैयक्तिक स्वार्थ साधन को छोड़ समाज सेवा में वो अधिकांश समय व्यतीत करता है। उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ सामाजिक सार्वजनिक हो गया है। समाज के लिए उसने बहुत कुछ बलिदान किया है। उसकी आवाज़ में शक्ति है और मान लीजिए वो व्यक्ति लेखक भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उसका साहित्य एक दूसरे व्यक्ति के साहित्य से, जिसके व्यक्तित्व में सामाजिक गुण नहीं है, अनिवार्यतः उत्कृष्ट ही होगा। उत्कृष्ट होने के लिए उसमें एक और गुण होना चाहिए, निश्चल आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति के इस तरह से दो अंग हैं, एक आत्मा और दूसरा उसकी निश्चल अभिव्यक्ति। इनमें भी निश्चल अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना कृति को साहित्य होने का गौरव नहीं मिल सकता। आत्म भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अभिव्यक्ति की निश्चलता समतुल्य होने पर आत्म की गरिमा ही सापेक्षिक महत्व का निर्णय करेगी। वास्तव में महान साहित्य की सर्जना उसी लेखक के लिए संभव है जिसकी आत्मा महान हो। जब तक उसका अहम महान अर्थात उन्नत, व्यापक और गंभीर नहीं है, तब तक उसकी कृति महान नहीं बन सकती। मैं भी ये स्वीकार करता हूँ, अहम का यह उन्नयन विस्तार और गांभीर्य की वृष्टि के वत से निकलकर समष्टि के साथ तादात्म्य करने से ही बहुत कुछ संभव है। परंतु इस विषय में निष्कर्ष यही निकलता है कि अभिव्यक्ति की निश्चलता ही साहित्य का पहला और अनिवार्य लक्षण है। महान व्यक्तित्व के अभाव में कोई कृति महान साहित्य
नहीं हो सकती, पर निश्चल अभिव्यक्ति के अभाव में तो वो साहित्य नहीं रहती। केवल व्यक्तित्व की महत्ता उसे साहित्य का गौरव नहीं दे सकती। दूसरा यह कि व्यक्तित्व की महत्ता अर्थात उसका विस्तार और गांधीर्य जीवन के महत्तर मूल्यों के साथ तादात्म्य करने से प्राप्त होते हैं, और ये महत्तर मूल्य अंत में बहुत कुछ समष्टिगत मूल्य ही होंगे। ये ठीक है, परंतु इसका निर्णय स्थूल दृष्टि से बाह्य आंदोलनों को सामने रखकर नहीं करना होगा, वरन व्यापक और सूक्ष्म धरातल पर देश और काल की सीमाओं को तोड़कर बहती हुई अखंड मानव चेतना के प्रकाश में ही करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग और देश अपनी समस्याओं में खोया हुआ इस सत्य का तिरस्कार कर सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य पर भी अतकचरे निर्णय देता रहा है, परंतु इतिहास साक्षी है कि ये निर्णय अस्थायी ही रहे हैं। ये निर्णय अस्थायी ही रहे हैं। सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर उस अखंड मानव चेतना ने तुरंत अपनी शक्ति का परिचय दिया और उन निर्णयों में उचित संशोधन कर दिया। समय ही साहित्य का सबसे बड़ा आलोचक है। यह मान्यता उपयुक्त तथ्य की ही स्पष्ट स्वीकृति है। यहाँ अखंड मानव चेतना की बात सुनकर शायद हम चौंक उठते हैं, और लेकिन डॉक्टर नगेन जी का विश्वास है कि ये बड़ा निर्दोष शब्द है। इसके द्वारा किसी आध्यात्मिक तत्व की ओर रहस्य संकेत नहीं हो। एक युग और एक देश की चेतना से भिन्न जो युग युग और देश देश की व्यापक चेतना है, उसी से अभिप्राय है। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी चेतना आध्यात्मिक रहस्य न होकर एक भौतिक लक्ष्य है। पारिभाषिक शब्दावली की सहायता लेकर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि एक युग और देश की चेतना का संबंध राजनीतिक अथवा सामाजिक राजनीतिक मूल्यों से है, और युग युग तथा देश देश की चेतना का संबंध मानवीय मूल्यों से है। इन दोनों में साधारणतः कोई सविरोध नहीं है। वास्तव में मानवीय मूल्यों में सामाजिक नैतिक मूल्यों का अंतर्भाव हो जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यदि विरोध हो भी जाए तो मानवीय मूल्य ही अधिक विश्वसनीय माने जाएंगे। धन्यवाद।